आपकी ऑल इंडिया रैंक से डिसाइड होता है कि आप कितने सक्सेसफुल हैं। कागज पे मैं सक्सेसफुल था, पर मैंने खुद से कुछ नहीं बनाया था। मैंने जून के आसपास अपनी जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया, पर रियलिटी थी ना कोई बिजनेस प्लान था, ना कोई आइडिया और ना ही फंडिंग। जब हम 200 बार इटरेशंस कर रहे थे, तब हमें ये भी नहीं पता था कि क्या हम सक्सेसफुल भी होंगे या नहीं। पर कहानी में एक ट्विस्ट था। हमें ऑफर आया इन्वेस्टमेंट का। इस कंपनी को हमें एक्वायर करने का अधिकार चाहिए था। ये हमें सही नहीं लगा। हमने इस जायंट को मना तो कर दिया था, पर अब चालू हुई उल्टी गिनती। मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स काफ़ी लकी होते हैं, क्योंकि उन्हें बार बार कोशिश करने का मौका मिलता है। सफलता का एक ही ब्लूप्रिंट है, कोशिश करते रहना, एक्सपेरिमेंट्स करते रहना, और हार मानना ही एक असफलता है। नमस्ते, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह तंवर है और मैं हूं को फाउंडर और सीईओ इंटरैक्ट ग्रुप का, जो फ्रेंड ऐप की पेरेंट कंपनी है। ये कहानी है दृढ़ता की, कभी हार न मानने की, रिजेक्शंस को हैंडल करने की और उसके बाद सक्सेसफुल बनने की। 2018 की बात है। हर पिच, हर स्ट्रेटेजी डिस्कशन, हर इन्वेस्टर मीटिंग में हमें यही सुनने को मिलता, आप इस ऑडियंस के लिए क्यों बना रहे हो? इंडिया, भारत एक डीएयू फार्म है, यूजर्स बहुत आएंगे, लेकिन एक सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बन पाएगा। हमें यही सुनने को मिलता हर जगह। पर हमारा मानना था कि शायद इस ऑडियंस को, जो अपनी मातृभाषा में खुद को एक्सप्रेस करना चाहती है, के लिए किसी ने कोई प्रोडक्ट सोचा ही नहीं है और हमें इनके लिए कुछ बनाना चाहिए। फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, हमने किया 200 करोड़ का रेवेन्यू प्रॉफिटेबली। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी फ्रेंड ऐप के बनने की और मेरी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की। आईआईटी में सक्सेस स्क्रिप्ट पहले ही लिख दिया जाता है, या तो आप यूपीएससी करेंगे या एमबीए या फिर एक हाई पेइंग जॉब। मैंने इन तीनों में से किसी ऑप्शन को नहीं चुना और चुना स्टार्टअप करने को, जो कि एक टफ ऑप्शन था बट वैल्यू क्रिएटिंग। सोसाइटी में स्टार्टअप करने को असली प्रोफेशन नहीं माना जाता। कभी कोई पूछता कि कैसा चल रहा है, तो मेरे पास कोई बहुत अच्छा जवाब भी नहीं होता था, क्योंकि स्ट्रगल ही चल रहा था। इनिशियल डेज में जब हम 200 बार इटरेशंस कर रहे थे, तब हमें ये भी नहीं पता था कि क्या हम सक्सेसफुल भी होंगे या नहीं, क्या कभी प्रोडक्ट मार्केट फिट मिलेगा भी या नहीं। मैं पला बड़ा कोटा में, और कोटा के बारे में तो आप सभी जानते हैं, वो सिटी है कोचिंग और कंपटीशन की। आपकी ऑल इंडिया रैंक से डिसाइड होता है कि आप कितने सक्सेसफुल हैं। मेरा भी बचपन स्कूल और कोचिंग के बीच में बीता। घर पे सुकून का माहौल था। माता पिता दोनों हेल्थ केयर में काम करते थे, जहां से मुझे एक दूसरों के लिए सेवा करने का जज्बा मिला। पढ़ाई करी, काफ़ी मेहनत करी। एनटीएससी की परीक्षा मैंने क्रैक करी 2008 में, जिसकी स्कॉलरशिप ने कॉलेज के आखिरी साल तक मेरा भरपूर साथ दिया। 2012 में आईआईटी कानपुर में चयन हुआ, जो कि एक सपने के सच होने जैसा था। आईआईटी में जाके बहुत सीखा, बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करी, लेकिन सबसे ज़्यादा सीखने को मिला मुझे अपने पीयर ग्रुप से, जो कि इंडिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग थे। इनोवेशन, मेहनत करना और स्मार्ट थिंकिंग का समावेश मुझे आईआईटी कानपुर से मिला। चौथे साल तक मेरी प्लेसमेंट हो चुकी थी डॉइचे बैंक में, जो कि एक बड़ा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक था। कागज पे मैं सक्सेसफुल था, पर मैंने खुद से कुछ नहीं बनाया था, और इसी ख्याल ने आगे चल के मेरी जिंदगी बदली। कॉलेज के बाद 2016 में मैंने डॉइचे बैंक ज्वाइन किया। मैं मुंबई और हांगकांग में कार्यरत था। पेपर पे सक्सेसफुल, यंग, पैशनेट, लेकिन दोस्तों से दूर, फैमिली से दूर, अकेला। जहाँ पे मेरे मन में ये ख्याल काफ़ी घर कर गया था कि मुझे भारत जाके अपने यूज़र्स के लिए कुछ बनाना है। जहाँ पे काफ़ी सारे मेरे दोस्त विदेश सेटल होना चाहते थे, मैं और हर्ष, मेरा को फाउंडर, भारत की ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनना चाहते थे। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक ऐसी जॉब है, जैसे मानिए कि आप क्रिकेट स्टेडियम में बेस्ट सीट से मैच देख रहे हैं।
आपको सबसे अच्छा व्यू मिलेगा, पर एक शर्त है, आप खेल नहीं खेल सकते। आप महज एक दर्शक या स्पेक्टेटर हैं। और इसी दौरान 2016 में जियो वेव आई। उससे पहले इंटरनेट सिर्फ मेट्रो सिटीज तक सीमित था। मुझे याद है वो दिन जब 1 GB इंटरनेट को हम पूरा महीना बचा बचा के यूज करते थे, और 1 GB इंटरनेट की कीमत करीबन 250-300 रुपए होती थी। लेकिन जियो वेव के बाद रातों रात कोटा, आबू रोड, जयपुर जैसे शहरों के यूजर्स के लिए इंटरनेट लगभग मुफ्त हो गया। सबके हाथ में स्मार्टफोन था और सब इंटरनेट सिटीजन बन चुके थे। इसने तैयार किया एक ऐसा यूजर बेस जिसके लिए अभी तक प्रोडक्ट्स बने ही नहीं थे, इमेजिन ही नहीं किए गए थे। ये थी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। इसी दौरान जब मैं हांगकांग में था, मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ कि इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। मेरे पास कोई बिजनेस प्लान नहीं था। मुझे ये नहीं पता था स्टार्टअप बनते कैसे हैं या फंडिंग कैसी होती है। बस कॉलेज के दिनों का ये ख्याल मन में था कि भारत के यूजर्स के लिए कुछ करना है, कुछ खुद का बनाना है, कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और यही ख्याल ने इवेंचुअली मुझे डॉयचे बैंक छोड़ने के लिए मोटिवेट किया। अब मुझे लगा कि इस जर्नी को शुरुआत करने के लिए डॉयचे बैंक तो छोड़ना पड़ेगा। बट ये ख्याल आसान नहीं था। एक इन्वेस्टमेंट बैंक की जॉब, जो कि कॉलेज की सबसे प्रेस्टिजियस जॉब मानी जाती थी, काफ़ी हाई पेइंग थी, को छोड़ना, काफ़ी लोगों ने बोला इन अ वे प्रोफेशनल सुसाइड है। बट यहीं पे मेरी एंटरप्रेन्योरियल रिस्क टेकिंग एबिलिटी का डेवलपमेंट हुआ, जहां मैंने सोचा कि अगर मैं ये नहीं छोड़ पाया तो मैं कभी अपनी स्टार्टअप जर्नी के बारे में सोच भी नहीं पाऊंगा। और मैंने ये रिस्क 2017 में लिया, जहां पे मैंने जून के आसपास अपनी जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया। घर वाले और कुछ करीबी दोस्त काफ़ी सपोर्टिव थे, बट मनी मन काफ़ी डर भी था। 23 साल का था, जुनून बहुत था, पर रियलिटी थी, ना कोई बिजनेस प्लान था, ना कोई आइडिया, और ना ही फंडिंग। मैंने गैप ईयर लिया। गैप ईयर में सबसे पहले मैंने पढ़ना चालू किया, और मेरा मानना है कि वो 4 महीने जिसमें मैंने अपने जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़ी, उसने एक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन सेट की, जिसका मैं आज भी आभारी हूँ, और मैं सबको सजेस्ट करूंगा ये करने के लिए। उसके बाद मैंने भारत घूमना चालू किया। पुणे के पास फल्टन गया, मुंबई में थोड़े समय रहा, कोटा के आसपास घूमा। पर्पस सिंपल था, मैं मेट्रो या जिस परिवेश में मैं रहा था उसके बियॉन्ड भारत कैसा है, लोग इंटरनेट को कैसे यूज कर रहे हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, मैं इसको समझना चाहता था। और इसका बेस्ट तरीका मुझे लगा कि मैं सीधे स्ट्रेंजर्स के पास जाता हूं, समझता हूं कि वो कैसे इंटरनेट को जियो रेवोल्यूशन के बाद अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं। घूमते घूमते ये बात तो समझ आ गई थी कि भारत के इंटरनेट यूजर्स को इंटरनेट यूज करना है अपनी मातृभाषा में, हिंदी में, गुजराती में, मराठी, राजस्थानी में, ना कि इंग्लिश में, जैसा कि मेट्रो यूजर्स करते थे। एक और चीज जो समझ आई वो ये थी कि सारे सोशल एप्स कंटेंट एप्स बन चुके थे, पर हमारे यूजर्स को मोटिवेशन थी दूसरे लोगों से कनेक्ट करने की, अपनी मातृभाषा में अपने आप को एक्सप्रेस करने की इंटरनेट पे। और उनके लिए ये कोई भी प्लेटफॉर्म बेस्ट सूटेड नहीं था। उन्हें जरूरत थी किसी नई चीज की। ये समझ थी कि किस यूजर के लिए बनाना है, ये भी पता था कि सोशल स्पेस में कुछ करेंगे, बट एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट होगा ये अभी भी हम खोज रहे थे। बस एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी जो हमें थोड़ा और आगे ले आई। इस पूरी रिसर्च के बाद मार्केट गैप तो समझ आ रहा था। मैंने कनेक्ट किया अपने कॉलेज के फ्रेंड और रूममेट हर्ष को, जो उस वक्त पेटीएम में कार्यरत था। हमने काफ़ी मंथन किया और फाइनली डिसाइड किया कि साथ में कुछ करते हैं। हम दोनों शिफ्ट हुए बैंगलोर। ये करीबन बात है 2018 की। मेरी सेविंग्स भी खत्म हो रही थी, कुछ मिला के 3 लाख हमारे पास थे। हमने एक फ्लैट लिया, छोटा सा अपार्टमेंट, और वहां से कंपनी की शुरुआत करी।
अभी भी ये क्लियर नहीं था कि आइडिया क्या होगा। हर्ष ने और मैंने करीबन 6 महीने यूजर रिसर्च करी, एक्सपेरिमेंट्स किए और फ्रेंड ऐप की फाउंडेशन रखी। हमें ये रियलाइज हो गया कि सबसे बड़ी नीड भारत के यूजर्स के लिए है ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाना अपनी भाषा में अपने आप को एक्सप्रेस करना, जो मौका उन्हें कोई और प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा था। लेकिन अभी भी हमें काफी सीखना बाकी था। हम यूजर रिसर्च करके अपना आइडिया रिफाइन कर रहे थे और उसी के साथ साथ ये भी सीख रहे थे कि कंपनी कैसे बनानी होती है। हर्षर मुझे स्टार्टअप करने का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। हम दोनों 23 चॉइस के थे और 23-24 उम्र ही क्या होती है। सारी चीजें हम एक साथ स्क्रैच से सीख रहे थे। कोई इंडियन कंपनी थी नहीं इस स्पेस में जिससे हम कुछ सीख सकते, या कोई वेस्टर्न ऐप की प्लेबुक। ये कैटेगरी को हम सिरे से सोच रहे थे, क्रिएट कर रहे थे, जी रहे थे। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, मॉनेटाइजेशन, ट्रस्ट एंड सेफ्टी, यूजर रिसर्च, सब एक साथ चल रहा था। कुछ दिन तो बहुत टफ लगते थे। लगता था कि क्या सक्सेस भी मिलेगी, क्या प्रोडक्ट मार्केट फिट भी आएगा। हमें 1 करोड़ की फंडिंग तो मिली थी सीड में, बट सीरीज ए फिर भी जंग थी। करीबन नेक्स्ट 2 साल में हमने 200 वर्जन ऑफ प्रोडक्ट रिलीज किए, प्रोडक्ट मार्केट फिट पाने के लिए। हम कंसेप्चुलाइज करते, प्रोडक्ट रिलीज करते, यूजर टेस्टिंग होती, उससे फीडबैक आता, फिर वापस से ट्रेड करते। ये प्रोसेस 2021 तक चला। इसमें हमारा सीड राउंड तो हुआ, लेकिन सीरीज ए पे कोई दांव लगाने को तैयार नहीं था कि इंडिया में इंटरैक्शन स्पेस बड़ा होगा। और ये थी हमारी अगली जंग कि सीरीज ए फंडिंग कैसे ली जाए। सीरीज ए की जंग में हमें ऑफर आया इन्वेस्टमेंट का, एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी से। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। यही तो हम ढूंढ रहे थे इतने समय से। पर कहानी में एक ट्विस्ट था। इस कंपनी को हमें एक्वायर करने का अधिकार चाहिए था और इसने हमारी खुशी आधी कर दी। हमें लगा कि जिस आइडिया के लिए हम दोनों इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी जान आई है। अभी तो ये बड़ा होना चालू हुआ है और अभी हम इसको एक्वायर करने का अधिकार किसी और को दे दें, ये हमें सही नहीं लगा। हमने इस जायंट को मना तो कर दिया था, पर अब चालू हुई उल्टी गिनती, क्योंकि कंपनी चलाने के लिए फंड्स तो चाहिए थे। काफी समय से हर्ष और मैं लिमिटेड सैलरी ले रहे थे, टीम के अप्रेजल रुके हुए थे। तो हमने चालू की जंग सारे इन्वेस्टर्स को रीच आउट करने की। करीबन 50 से ज्यादा इन्वेस्टर को हमने मिलने की कोशिश की। एक इन्वेस्टर थे जिनको हम डायरेक्टली नहीं जानते थे, तो हमने उनका व्हाट्सएप नंबर जुगाड़ा और उनको अपने कंपनी के बारे में डिटेल्स और ट्रैक्शन व्हाट्सएप पे कोल्ड मैसेज कर दिया बिना जाने, और उनका रिप्लाई आ गया। 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग और 10 दिन में उनकी तरफ से आ गया इन्वेस्टमेंट ऑफर और हमारी जान में जान आई। कारवां आगे बढ़ा, हमने टीम बढ़ाई, नए फीचर्स रोल आउट करने चालू किए और फिर कुछ मैजिक हुआ। जैसे ही हमने ऑडियो पे फोकस किया, हमारा इंगेजमेंट टाइम और रिटेंशन डबल हो गया। यूजर्स मोनेटाइजेशन करने लगे। पर सबसे बड़ा यूरेका मोमेंट था जब हमें एक शादी का कार्ड आया। 2 यूजर्स फ्रेंड पे मिले, फ्रेंड बने, प्यार हुआ और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। और वो चाहते थे कि जिस टीम ने ये प्लेटफॉर्म बनाया वो उनकी शादी में शरीक हो। लोग फ्रेंड आरजे नाम से इंस्टाग्राम पेजेस बनाने लगे, अपनी फ्रेंड की आइडेंटिटी को दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जाहिर करने लगे। और यहां से मुझे विश्वास हो गया कि ये तो कुछ बड़ा बनने वाला है बॉस। इसके पीछे पूरी मेहनत से और पूरी एनर्जी से जुट जाना है। आपको याद होगा कि सबने हमें कहा था इस यूजर बेस के लिए आप एक प्रॉफिटेबल कंपनी बना ही नहीं सकते, यहां पे कभी मोनेटाइजेशन होगा ही नहीं, ये तो एक डीएयू फार्म ऑडियंस है।
2022 के फाइनेंशियल रिजल्ट पे हमने 1.7 करोड़ का रेवेन्यू किया। अगले साल 19.5 करोड़, उसके अगले साल लगभग 72 करोड़ और पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने 200 करोड़ का रेवेन्यू किया, वो भी प्रॉफिटेबली। आज हम एक फास्ट ग्रोइंग ऑडियो सोशल स्टार्टअप है, प्रॉफिटेबल है और हमने एक नई कैटेगरी को जन्म दिया है जहां पे यूजर्स अपनी मातृभाषा में अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आज की तारीख में फ्रेंड 30 लाख से ज्यादा यूजर्स को नए फ्रेंड्स से मिलवाता है और उन्हें अपनी भाषा में एक्सप्रेस करने की फ्रीडम देता है। ये वही यूजर बेस है जिसको सबने राइट ऑफ कर दिया था 5 साल पहले, पर हम अपनी जिद पे अड़े रहे। कहा जाता है इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। मैं यहाँ पे बहुत थैंकफुल हूँ अपने को फाउंडर, मेरी फैमिली और मेरे टीम मेंबर्स के लिए, विच हैज़ बीन द विलेज जिसने फ्रेंड को बड़ा किया है। इस पूरी जर्नी में मेरी 3 की लर्निंग्स रही हैं। पहला, जिस ऑडियंस को सब इग्नोर कर रहे हैं वही अंडर सर्व्ड मार्केट है जो फ्यूचर में बड़ा होगा। दूसरा, जिस ऑडियंस को सबने इग्नोर किया, किसी ने उसके लिए बिल्ड नहीं किया, हमने किया और उसी ने हमें बिल्ड किया। और आखिरी, अगर आप में मोटिवेशन और जज्बा है और आपको कुछ बनाना है तो आपको कभी ना कभी लाइफ के ट्रेडमिल से उतर के सीधे मैच खेलना पड़ेगा। अगर आप इसे आबू रोड, दरभंगा, कोटा जैसे छोटे शहर से देख रहे हैं और आप भी कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन आपने यही सुना है कि आपकी ऑडियंस बहुत छोटी है, ये ऑडियंस मोनेटाइज नहीं होगी, ये एक नीश प्रोडक्ट है, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप बिल्डर हैं और बिल्डर हमेशा मेहनत करता रहता है इवन आफ्टर रिजेक्शंस। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कॉन्फिडेंटली आप बस बिल्ड करते रहिए। मेनी थैंक्स टू द जोश टॉक्स प्लेटफॉर्म जिसने मुझे अपनी जर्नी को आपके सामने शोकेस करने का मौका दिया, एंड थैंक्स फॉर इंस्पायरिंग द नेक्स्ट बिलियन इंडियंस।